हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 2 दिवस में हमने जो पढ़ा, 2 दिवसीय अध्ययन जो हमने किया हिंदी के सफ़र के अंतर्गत पार्ट ए और पार्ट बी में वर्णमाला को देखा, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण को देखा तथा भाषा के अंतर्गत इकाइयों को समझने का प्रयास किया था, जिसमें से कुछ इकाइयाँ छूट भी गई थी। तो आज इस पर हम बात करते हैं। हम भाषा की बात कर रहे थे, हम हिंदी की बात कर रहे थे विद्यार्थियों। तो सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। सरल है, सुबोध है, सुंदर अभिव्यक्ति है। हिंदी ही सभ्यता है और हिंदी ही संस्कृति है। जी हाँ, हम हिंदी की बात कर रहे हैं, हिंदी की बिंदी की बात कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विद्यार्थियों भाषा की इकाइयाँ। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि भाषा की इकाइयाँ कितनी होती है। तो भाषा के अंतर्गत जो इकाइयाँ होती है वो 5 होती है। लेकिन उसे जानने से पूर्व हम जान लेते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा हमारे विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, बहुत ही सरल माध्यम है। और भाषा को मुख्यतः 2 रूपों में विभाजित किया गया है। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। जब व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट करता है तो लिखित भाषा कहलाती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी बात अपने मुख से बोलकर अभिव्यक्त करता है तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। एक और भाषा विद्यार्थियों शामिल की जाती है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, जो कि हमारे इशारों की भाषा भी कहलाती है। जैसे कि हम ट्रैफिक लाइट के सिग्नल के बारे में बात कर सकते हैं, ग्रीन रेड, उस सिग्नल के माध्यम से आप समझते हैं। या स्कूल में बजने वाली बेल से बच्चा समझ जाता है, वो भी एक संकेत होता है। या माँ की आंखों को देखकर हम समझ जाते हैं कि गुस्से में हमें देखा जा रहा है, तो वो एक सांकेतिक भाषा है। परंतु इशारों की भाषा को, सांकेतिक भाषा को भाषा की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं भाषा की इकाइयों में सबसे पहले ध्वनि की बात करते हैं। ध्वनि क्या है? सामान्यतः आप समझ रहे होंगे ध्वनि का तात्पर्य आवाज़ से है। तो हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज़ ही ध्वनि कहलाती है। जो भी मुख से हमारे आवाज़ निकल रही है, चाहे वो अ, क, ग जो भी हो, तो वो ध्वनि है। पहली इकाई की बात हमने की, ध्वनि। भाषा की इकाई में हम दूसरी बात कर रहे हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। पूर्व में अध्ययन में देखा था आपने, वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है या वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, उ आदि, इनके और टुकड़े विद्यार्थियों हम नहीं कर सकते, इन्हें ही वर्ण कहते हैं। तीसरा पार्ट हम देख रहे हैं शब्द। शब्द क्या है? शब्द क्या है? तो शब्द अर्थात वर्णों का एक सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। यूज़ किया गया सार्थक। 2 प्रकार के शब्द होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो हम कह रहे हैं वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द होता है। जैसे हम अगर लिखते हैं शब्द के अंतर्गत म प्लस ह और ल, तो इसको अगर पूरी तरह हम पढ़ते हैं तो महल एक सार्थक शब्द है जिसका कोई अभिप्राय है, जिसका कोई अर्थ है। परंतु इसी को हम उल्टा लिख देते हैं ल, ह और म, लहम। लहम क्या है? निरर्थक शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों को ही शामिल किया गया है। दैनिक दिनचर्या में या जीवन में हम हमेशा शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए चाय वाय, पंखा वंखा, टेबल वेबल, कुर्सी उर्सी, मोबाइल वोबाइल। तो चाय तो ठीक है, वाय क्या है? पंखा तो ठीक है, वंखा क्या है? कुर्सी तो ठीक है, उर्सी क्या है? तो ये निरर्थक शब्द भाषा के अंतर्गत शामिल नहीं होते। हम सार्थक शब्दों को ही भाषा में शामिल करते हैं। अब बात करते हैं भाषा की चौथी इकाई की। तो चौथी इकाई जो है वो पद कहलाती है। पद कहलाती है। तो पद अर्थात क्या? शब्दों का वह सार्थक समूह जो अर्थबोधक हो। पहले हमने शब्द की बात करी। वर्ण पर आधारित शब्द होते हैं और शब्दों का सार्थक समूह ही पद होता है, या वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। राम फुटबॉल खेलता है, एक एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वाक्य में उपयुक्त शब्द को या प्रयुक्त शब्द को ही पद कहते हैं। राम एक पद है, फुटबॉल एक पद है और खेलता है एक पद है।
शब्दों का क्रम से जब उपयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है, उसको पदों में विभाजित कर सकते हैं। पांचवी भाषा की जो इकाई है वो है वाक्य, जिसे हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जो अर्थबोधक हो। अब शब्द की बात हो गई, वर्ण की बात हो गई, हम वाक्य की बात कर रहे हैं। वर्ण छोटे से छोटे अक्षर लेकर हम शब्द बनाते हैं और शब्दों से ही वाक्य बनाते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है, वर्णों का नहीं, शब्दों का सार्थक समूह है। अर्थात एक वाक्य जैसे मोहन पत्र लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, यह एक सार्थक वाक्य है। सार्थक शब्दों का समूह ही वाक्य कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि आसमान से बारिश हो रही है, बादलों से पानी गिर रहा है, तो ये सार्थक वाक्य है। लेकिन हम बात करें कि आसमान से पेट्रोल बरसता है, निरर्थक वाक्य है। भाषा के अंतर्गत इस वाक्य को हम शामिल नहीं कर सकते। इस प्रकार विद्यार्थियों, भाषा की कुल 5 इकाइयों को हमने समझा है, जो कि एग्ज़ाम में क्रमशः किसी न किसी रूप में पूछ लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि पूर्व में जो अध्ययन किया था, हमने अघोष और सघोष को पढ़ा था। अघोष और सघोष को समझाने की आवश्यकता नहीं है डिटेल में, क्योंकि हम पूर्व वीडियो में समझ चुके हैं। जिन विद्यार्थियों ने इसका अध्ययन नहीं किया है वो प्लेलिस्ट में जाकर अघोष और सघोष को पढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं कि अघोष अर्थात अ अर्थात नहीं और घोष अर्थात स्वर, नाद या कंपन। जिन वर्णों को व्यक्त करते समय और बोलते समय घोष होता है, आवाज़ होती है, स्वर तंत्र में कंपन होता है, वे नहीं होता है, वे अघोष कहलाते हैं। सॉरी, बोलते समय जिनमें घोष नहीं होता, स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता, वे अघोष कहलाते हैं। क्योंकि अ अर्थात नहीं और स अर्थात साथ में, तो इसके अपोजिट होगा, जिसमें होता है वो सघोष। अघोष वर्ण में हमने रखा था पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। अब ये वर्ग क्या होता है विद्यार्थी जानते हैं, क्योंकि 2 वीडियो में बार बार हमने चर्चा की है। कचट तप, मैंने एक ट्रिक दी थी आपको, कचट तप अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जो 5 वर्ग है उसमें से 2 वर्ग हम लेते हैं अघोष में, पहला और दूसरा। एक वर्ग के 5 अक्षर, दूसरे वर्ग के 5 अक्षर 10। और उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन को हम पढ़ चुके हैं, जिन्हें संघर्षी व्यंजन की संज्ञा भी दी जाती है। इन्हें संघर्षी इसलिए कहा जाता है या उष्म इसलिए कहा जाता है कि इन शब्दों को बोलते समय स्वर तंत्र में संघर्ष होता है और एक उष्मा हमारे ज़बान से निकलती है, मुंह से निकलती है, गर्मी निकलती है, इसलिए इन्हें उष्मीय व्यंजन कहा जाता है। जो कि अघोष के अंतर्गत मात्र 3 को शामिल किया गया है, ह को छोड़ दिया गया है, श, स और स। इस प्रकार अघोष वर्णों की संख्या अगर परीक्षा में पूछी जाती है विद्यार्थियों, तो आपको आंसर देना है। पूछता है अघोष वर्ण कुल होते हैं 12, 15, 13, 25। आप आंसर लगाएंगे 13। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और 4 अक्षर, 3 अक्षर ये, तो 10 और 3 13। अब बात करते हैं सघोष वर्ण की। सघोष वर्ण में शामिल है तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और 5वां वर्ग। अब वर्ग क्या है हम भली भांति समझ चुके हैं, बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे वर्ग के 5 अक्षर, 5 वर्ण, चौथे वर्ग के 5 वर्ण और 5वें वर्ग के 5 वर्ण। इस तरह तीनों वर्ग के 5-5 वर्णों को हम शामिल करते हैं तो 15 वर्ण विद्यार्थी हमारे हो जाते हैं। फिर हमने उष्मी व्यंजन की बात करी थी, 3 ही व्यंजन को शामिल किया था, ह को छोड़ दिया था, तो ह को हमने यहाँ शामिल किया है। फिर बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। 4 होते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ इन्हें इसलिए कहा जाता है कि अंदर से निकलते हैं, बिना किसी प्राणवायु को स्पर्श किए बिना तुरंत निकल जाते हैं बाहर, इसलिए य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इस प्रकार काउंटिंग करेंगे, कुल योग करेंगे विद्यार्थियों, तो हमारा सघोष का होगा 31। देख सकते हैं इसमें 13 है, इसमें 31 है। ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं कि अघोष 13 और सघोष 31। बाकी वर्ग आपको याद है तो आप परिभाषित कर लेंगे। फिर हमने अध्ययन किया था अल्प प्राण और महाप्राण का। अल्प से तात्पर्य कम, थोड़ा, बहुत कम, जिसमें प्राण लगे बोलते समय आपके प्राण कम जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वोकल कार्ड में या स्वर तंत्र में बोलते समय कम प्राणवायु का जहाँ प्रयोग होता है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं।
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ग इसमें शामिल है। वर्ग समझ चुके हैं। पहले वर्ग के 5 वर्ण, तीसरे वर्ग के 5 वर्ण, पांचवें वर्ग के 5 वर्ण, कितने हो गए? 15। प्लस अल्प प्राण की श्रेणी में शामिल किया गया है, अंतस्थ व्यंजन को भी किया गया है। य, र, ल, व, देख सकते हैं आप, य, र, ल, व। साथ में विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने उत्क्षिप्त व्यंजन को शामिल नहीं किया था। कहीं कहीं बताया गया है शामिल किया गया अल्प प्राण में, कहीं नहीं भी किया है। तो ऐसे हमारी टोटल 19 हो रहे थे, लेकिन उत्क्षिप्त व्यंजन को भी हम शामिल करते हैं जिसमें एक ही व्यंजन है, अड। इसे ड नहीं पढ़ते, इसे अड पढ़ते हैं, क्योंकि नीचे बिंदी लग जाती है इसलिए। और उत्क्षिप्त व्यंजन को ही द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? तो स्टूडेंट्स, उत्क्षिप्त व्यंजन से तात्पर्य है फेंकना या हटाना। जब हमारी जीवा व्यंजन को बोलती है तो मूर्धा पर टच होकर, मूर्धा समझ चुके हैं आप क्या है, मूर्धा पर टच होकर तुरंत बाहर फेंकती है शब्द को, अड़। आप देखिए बोलकर, तो आपकी जबान मूर्धा पर टच होगी और तुरंत बाहर फेंकेगी, इसलिए इन व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। इस प्रकार अगर उत्क्षिप्त व्यंजन को भी शामिल करते हैं तो हमारे अल्प प्राण 20 हो जाते हैं। और किसी किसी वीडियो में आपको यह भी मिलेगा कि अल्प प्राण में सभी स्वर भी शामिल होते हैं। सबका एक अपना अपना तरीका है पढ़ाने का, सबकी अपनी अपनी एक शैली है, कई भेद हो सकता है, इसको अदरवाइज ना ले। और महाप्राण की संख्या की हम बात कर रहे हैं, तो महाप्राण अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय या जिन व्यंजनों को बोलते समय आपके अधिक प्राण निकले या अधिक प्राणवायु निकले, ऐसा भी समझ सकते हैं, वो महाप्राण कहलाते हैं। जिसे 24 से भी याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। 24 से यहाँ तात्पर्य है कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अब दूसरा वर्ग के 5 वर्ण और चौथे वर्ग के 5 वर्ण 10 हो गए। प्लस हम उष्म व्यंजन की बात कर रहे हैं, जान चुके हैं आप लोग बहुत अच्छे से कि उष्म व्यंजन क्या है, संघर्षी व्यंजन क्या है, श, स और ह, ये 4 हमने ले लिए। प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन का बचा हुआ अढ़, जिसके नीचे बिंदी लगा है, उसको भी हमने शामिल कर लिया। तो इस प्रकार हमारे महाप्राण की संख्या हो जाती है 15। ये थे हमारे सघोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण पर हमने बात की संक्षिप्त में, दो दोनों के अध्ययन को भी इसमें शामिल किया। अब बात करते हैं कि वर्ण विच्छेद किसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि बोर्ड पर लिखा है वर्ण विच्छेद। शब्दों को जब अलग करके पढ़ा जाता है या शब्दों को जब वर्णों के माध्यम से अलग किया जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने लिखा है जेब, देख सकते हैं जेब, ज हलंत अगर लग जाता है तो वो शब्द आधा हो जाता है, आधा ज कहलाएगा। ज में हलंत लगा है तो आधा ज प्लस ए प्लस ब, हलंत लगा है इसलिए आधा हलंत लगा है तो आधा शब्द है, प्लस अ, अर्थात जेब का जब वर्ण विच्छेद करेंगे, विभाजन करेंगे, तो इस तरह 4 वर्णों में विभाजन होगा। परीक्षा में पूछा जाता है, विभिन्न शब्दों को देकर पूछ लेता है कि इनका वर्ण विच्छेद करिए, और बच्चे बिल्कुल गलत कर आते हैं। है साधारण सी बात, है बहुत सरल बात, लेकिन फिर भी गलत कर आते हैं अध्ययन ना हो पाने के कारण। ठीक है विद्यार्थियों, आज ये देखा, इसे रीड करेंगे, इसे समझेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करेंगे। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप करके रखेंगे कि वर्ण विच्छेद में मैंने 4 शब्द दिए हैं। इन शब्दों को आप देख सकते हैं, शोर, बालक, सोना, लड़की और जोश। शब्दों को भली बातें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे विद्यार्थियों, तो इनका वर्ण विच्छेद आप लोगों को करके रखना है, आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका होमवर्क है। वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।